हेलो एवरीवन। आज का अपना चैप्टर है 5 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में, जो अपना है चैप्टर 5। इससे पहले अपन ने चैप्टर 4 कर लिए हैं, जो पूरी मिला के अपनी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट कंप्लीट होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एक यूनिट थी उसमें अपने 4 चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब अपन ले रहे हैं अगली यूनिट, सेकंड यूनिट है, जिसमें अपन चैप्टर ले रहे हैं विद्युत धारा। यूनिट सेकंड की बात हो रही है। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। नाम से स्पष्ट है अपन इसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत धारा सबसे पहले क्या होती है, तो अपन ने 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। आवेश प्रवाह की दर किसी चालक से कह सकते हैं विद्युत धारा कहलाती है। द फ्लो रेट ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाएगी। तो अपन ये कहते हैं करंट को I से शो करते हैं इस Q/T, यानी यदि T समय में Q आवेश किसी चालक से प्रवाहित होता है तो धारा होगी Q/T, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। यदि आप T को यूनिटी करें तो I = Q, मतलब T को यूनिटी करें I = Q का मतलब हुआ कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है, या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ये अपन पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब अपन ये बात करते हैं कि ये तो हुई आपके परिभाषा I = Q/T। एक अपन ये कहते हैं अगर धारा परिवर्ती है या आवेश का मान भी कैसा है, परिवर्ती है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या है, परिवर्ती के लिए या तात्क्षणिक कह दो, तात्क्षणिक धारा। यदि आप तात्क्षणिक धारा की बात करते हैं तो अपन इसको लेते हैं dQ/dt। इसको समझो, देखें कैसे होता है। पहले अपन ये बात करते हैं कि औसत धारा क्या होती है। तो अगर मैं यो कहूँ डेल टी टाइम पीरियड में डेल Q चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, डेल टी समय में डेल Q आवेश किसी चालक से प्रवाहित हो जाता है, तो औसत धारा एवरेज करंट इज इक्वलेंट डेल Q/डेल T। अब इसी से इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं, चलो देखें। याद होगा अपन ने 11th क्लास में ये काम काफ़ी बार किया हुआ है। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब होता है कि एट दैट टाइम, मतलब एक क्षण, मतलब समय का एक बिल्कुल अपन कहते हैं एक छोटा भाग, जितना हो सके उतना छोटा। तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं डेल टी टेंड्स टू 0। तो अपन ये कहेंगे यदि डेल टी टेंड्स टू 0, यानी ये जो समयांतराल है वो अत्यल्प है, जितना अपन छोटा ले सकते हैं उतना छोटा है, तो डेल टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 नहीं है, बट डेल टी टेंड्स टू 0 है। तो जैसे ही डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे I, अब ये इंस्टेंटेनियस होगा, ये क्या होगा, तात्क्षणिक। इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स, यहाँ अपन लिमिट लगा देते हैं डेल टी टेंड्स टू 0 वाइज और डेल Q/डेल T। इसी को लिखा जाएगा I = इसको मैं तात्क्षणिक को एक बार I लिख रहा हूँ dQ/dt। अब इसी को आप समाकलन के रूप में भी लिख सकते हो कि भाई समाकलन के रूप में कैसे लिखोगे, समाकलन के रूप में कि dQ = I dt कर दिया। उसके बाद यदि आप Q कह रहे हो तो कहेंगे इंटेग्रल ऑफ I dt। ये भी आप कर सकते हो, U जाता है, ये भी फॉर्मूला आपने काफ़ी बार। तो ये तो अवकलन के रूप में अपन ने कर दिया कि I = dQ/dt, यानी जो धारा है वो आवेश का समय के साथ अवकलन करने से ज्ञात की जा सकती है, या यो कह दो Q में T के सापेक्ष परिवर्तन की दर। आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन की बात हो रही है, जो विद्युत धारा के लिए अपन कह रहे हैं, और इसको समाकलन के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप आवेश ज्ञात कर सकते हो अगर आपको करंट दे रखा है समाकलन वाइज, जो टी पे डिपेंडेंट हो। मतलब आई की आपको एक कोई जैसे टी पे डिपेंडेंट इक्वेशन दे दी, या कोई ऐसे दे दिया, जैसे आई = हमने कह दिया ये T² I कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, इस तरीके से करके अपने दे देते हैं, तो अपन उसका समाकलन वगैरह करके क्यू ज्ञात कर सकते हैं।
डिपेंडेंट होना चाहिए टी, मतलब आई यदि आपको टी के फलन के रूप में दिया जाए तो आप क्यू ज्ञात कर पाएंगे समाकलन द्वारा। अब इसमें अपन यूनिट वगैरह की भी बात कर लेते हैं। यूनिट की जहाँ तक बात है कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने कहा ये आवेश के लिए तो एसआई मात्रक इसका तो है कूलॉम और इसका सेकंड, और इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, कूलॉम पर सेकंड को एम्पियर, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर। तो एसआई मात्रक क्या हो गया इसका, एम्पियर हो जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, जिससे तात्पर्य है कूलॉम पर सेकंड से, कूलॉम प्रति सेकंड वही अपना एम्पियर है। एक देखो कभी कभार ये पूछते हैं, जैसे पूछते तो क्या है, कहते रहते हैं, बाकी एग्ज़ाम में तो आई थिंक ऐसा नहीं पूछते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा दो, 1 वोल्ट की परिभाषा दो। तो इनमें आपको बुक्स में मिलेगा भी कि 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, कि मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को बताने की कोई आवश्यकता होती है। आप इजी वे में बना सकते हो ये परिभाषा, कोई रटने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इसमें अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये डेफिनेशन बहुत ईजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्रिएट बना रहा हूँ, कैसे बताते हैं। तो अपन ये कहेंगे यदि किसी चालक, देखो बात किसकी होगी, एम्पियर मतलब धारा, धारा किससे प्रवाहित होगी, कुछ चालक से तो होने से रही, चालक से होगी। तो अपन कहेंगे किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा। दैट्स ऑल, बन गई परिभाषा। तो इस तरीके से बनाई जा सकती है। आई थिंक एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी आपको अगर लगे कि भी 1 एम्पियर की परिभाषा सर ने नहीं बताई, मुझे नहीं आ रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई। तो ये अपने हो रहा है आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा, जिसका मात्रक है एम्पियर, एम्पियर यानी कूलॉम बाय मीटर। और तात्क्षणिक धारा की हमने बात कर ली, औसत धारा की हमने बात कर ली, एक समाकलन के रूप में भी अपने इसको लिख दिया है। तो ये भी एक तरीके से कंप्लीट अपने विद्युत धारा के बारे में हो जाता है। अब देखो बुक में कुछ छोटी छोटी बातें विद्युत धारा के बारे में और भी मिलेगी। जैसे मैं ये कहता हूँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होती है किसके कारण, आवेशों के प्रवाह के कारण। और आवेशों का प्रवाह करने वाले जो होते हैं कारक, उनको बोलते हैं आवेश, ये समझ लो धारावाहक कह सकते हैं उसको, चार्ज कैरियर्स, धारावाहक या धारावाही या आवेशवाहक, कुछ भी कह दो, चार्ज कैरियर। आवेशवाहक नाम दिया हुआ अपने इसमें चार्ज कैरियर करके, एक सेकेंड, आवेश वाहक या धारावाहक जो भी अपन कह रहे हैं, चार्ज कैरियर्स, ये वर्ड प्रॉपर रहेगा। देखो आवेश वाहक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो चालक हैं, जितने भी प्रकार के मेटल्स हैं जो सुचालक हैं, उनमें अपन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं। तो आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त, अच्छा सॉरी छोटा करना था, मुक्त इलेक्ट्रॉन किन में, चालकों में। ठीक है भाई। और कुछ चालकों में तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनमें न आवेशवाहक है, न मुक्त इलेक्ट्रॉन, न उनमें धारा प्रवाहित होती है। फिर मैंने कह दिया, जैसे कोई इलेक्ट्रोलिट्स बोल दिया, इलेक्ट्रोलिट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। इनमें अपन कहते हैं आयन्स होते हैं, आयन प्लस माइनस, प्लस या माइनस, ये होते हैं आवेश वाहक। चलो कह देते हैं आवेश वाहक, ये आवेश वाहक होते हैं इसमें। ऐसे ही अपन बात करते हैं आवेश वाहकों की अर्धचालकों में, अर्धचालकों में। तो अर्धचालकों में आवेशवाहक क्या हैं, अर्धचालकों में आवेशवाहक होते हैं होल और इलेक्ट्रॉन, मुक्त होल जिनको प्लस से शो करते हैं, एंड मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही होते हैं। आगे अपन सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालकों के बारे में, उसमें हम आपको बताएंगे कि भाई हॉल्स वगैरह क्या होते हैं और अर्धचालकों में इनका क्या योगदान है, अर्धचालकों में धारा चालन में हॉल और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। अपने को ये ध्यान कर लेना है कि आवेशवाहक है, ये सब आवेशवाहक है। देखो तो आवेशवाहक कौन कौन हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, आयन्स हो गए और होल हो गए। तो अपन ने कहा चालकों में तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है रिस्पॉन्सिबल चार्ज कैरियर्स के रूप में, या धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। और फिर हमने बात कर ली किसकी, आयन्स की। तो
आयन्स अपन कहते हैं किस में होते हैं, विद्युत अपघट्य में। विद्युत अपघट्य यानी जो विद्युत से अपघटित हो जाए, जैसे मैंने कहा H2O विद्युत से अपघटित हुआ H+OH माइनस सेल में डाल के अपन कैथोड एनोड डाल के उसको अपघटित कराते हैं तब। और दूसरा अपन बात कर रहे थे हॉल्स की, तो हॉल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं अर्धचालकों में। उसमें अपन पढ़ेंगे पी टाइप के और एन टाइप के। पी टाइप में हॉल ज़्यादा अपन कहते हैं, जैसे कहते हैं मेजोरिटी में रहते हैं। मेजोरिटी को कहते हैं क्या हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक हॉल होता है पी टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक, ये अपन बात करेंगे अर्धचालक वाले चैप्टर में। और नेगेटिव टाइप के यानी एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें अपन कहते हैं होते तो दोनों ही हैं, हॉल्स भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पी टाइप में भी होते हैं इसमें भी होते हैं, लेकिन अपन कहते हैं मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक पी टाइप में हॉल होते हैं और एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखा जाए तो अर्धचालक में मुक्त हॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आवेशवाहक के रूप में होते हैं, लेकिन मेजोरिटी के बेस पे अपन उनको पी टाइप और एन टाइप बोल देते हैं। और फिर अपन बात करते हैं नेज अर्धचालक की, तो उसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही मुक्त हॉल भी होते हैं। देखो मुक्त हॉल क्या होता है, मैं ईजी वे में बता देता हूँ। जो अपने सहसंयोजक बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जब अपन कहते हैं किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र या ऊर्जा के कारण जो अपन कहते हैं उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो सहसंयोजक बंध तोड़कर बाहर आ सके, तो जैसे ही सहसंयोजक बंध तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वो कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिक्ति या ब्लैंक बन जाता है उसको बोलते हैं हॉल। तो ये अपने हॉल की कहानी है, अपन आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे इसको। तो ये अपने आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा हमने बता दिया, मात्रक बता दिया, थोड़ा अपने आवेश वाहक की चर्चा कर ली। इसके बाद में कुछ नोटेबल बातें आपके बुक्स में दी हुई मिलेंगी, जैसे कि अपन कहते हैं धारा का, वैसे हम इसको KCL KVL में KCL में पढ़ लेंगे। ये जैसे धारा का शाखित प्रभाव इसमें अपन बता रहे हैं। जैसे ये यहाँ से मान लीजिए कोई I1 करंट है, ये है I2, I3, I4, I5, I6। तो अपन कहते हैं जब धारा शाखित होती है तो ये नहीं कि धारा बढ़ेगी या घटेगी, यहाँ कंजर्वेशन लगेगा, मतलब I1 ही किन में टूट रहा है, I2 I3 इनमें टूट रहा है। दैट मीन्स I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 एंड प्लस I6 इज इक्वल टू I1। ये थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, या मैंने जैसे ऐसे बता दिया ब्रांच वाइज, इस तरीके से मैंने कह दिया ये, तो ये हो गया I1, ये I2, इस तरीके से। या हालांकि KCL में अपन पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ में 3, 4, 5, तो कह दिया भाई I1 प्लस I2, इधर I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर होंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स I3 प्लस I4 प्लस I5। वहाँ अपन बताएंगे KCL में कि जंक्शन की ओर जाने वाली धाराओं का योग और जंक्शन से निकलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ये अपन कहते हैं इसका शाखित प्रभाव है कि संधि पे धारा क्या हो जाती है, शाखित हो जाती है। ब्रांच इफेक्ट एक तरीके से हो जाता है धारा का। इसके बाद अपन कहते हैं जो क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी चालक का, इस तरीके से जैसे मैंने बात कर ली, एक आपको ऐसे बुक में डायग्राम मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3। तो अपन ये कहते हैं जब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो अपन कहते हैं धारा का मान नहीं चेंज होगा, यानी I1 बराबर I2 बराबर I3। ये नहीं कि ये I1 बड़ा है I2 छोटा है I3 और छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर है। I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I3 रहेगा, नो टेंशन, नो डाउट। तो ये हुआ अपने धारा के बारे में मोटा मोटी, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, अगर एवरेज बोले तो डेल Q बाई डेल T। वैसे अपन ने कहा था I इक्वल्स Q बाई T, और इंस्टेंटेनियस की बात की जाती है यानी तात्क्षणिक की बात की जाती है तो अपन ले लेंगे dQ बाई dt। ये है तात्क्षणिक, जो पढ़ा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, dQ बाई dt ये अपने बोल दिया। और रही बात मात्रक की, तो मात्रक हमने ले लिया एम्पियर या कूलॉम पर सेकंड। ये तो है आपका SI मात्रक। CGS मात्रक और बता देता हूँ मैं। CGS में अपने वैसे बहुत सारे वर्ड काम आता है, जैसे कि एब एम्पियर ले लिया मैंने, एब एम्पियर, या इसको बोल दिया बायो, ठीक है भाई। तो ये तो एब एम्पियर CGS मात्रक रहेगा। कन्वर्टेशन इस तरीके से है कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स 1/10, 1 एम्पियर इक्वल्स 1/10 एब एम्पियर।
तो अगर मैं एब एम्पियर 1 एब एम्पियर कहूँगा तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर के बराबर, ये तो 1 एब एम्पियर इज इक्वल्स 10 एम्पियर, या बायोट वैसे ये वर्ड भी इसमें यूज है आ जाएगा। ये है इसकी CGS यूनिट, SI यूनिट हो गई अपने एम्पियर। बाकी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर वो तो चलेंगे ही, मिली में 10 की पावर -3 आएगा, माइक्रो में 10 की पावर -6 आएगा, नैनो में -9 आएगा। इस तरीके से वो भी अपन ले सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं टॉपिक ले रहा हूँ धारा घनत्व। बिल्कुल सिंपल सी बात, धारा घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही क्या है? धारा घनत्व है। तो परिभाषा मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें अपन चालक ऐड कर सकते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान ही धारा घनत्व कहलाता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं अपन करंट बाई एरिया, I/A ये बोला जा सकता है इसको। वैसे इसका सिंबल रहेगा J, ठीक है भाई, तो J इसका सिंबल है। ध्यान करना, विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व ये अदिश नहीं है, ये सदिश राशि है। ये थोड़ा अपन ध्यान करेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाएगी। अब देखो, इसमें भी वो फ्लक्स जैसी ही बात है। मतलब यहाँ पे आपको वो लंबवत वाली कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कह दिया, ये कोई अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर ली, और इससे मान लीजिए इस तरीके से, ये तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। ये एरिया वेक्टर मैंने मान लिया, अल्पांश ले लिया, चलो तो DA हो गया। पूरा एरिया A है, या S भी ले सकते हैं, सरफेस के लिए S या A कोई भी ले लो। और यहाँ एंगल बन रहा है कोई थीटा, एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा, पहले मैं बात कर लेता हूँ। यदि डेल A क्षेत्रफल से डेल I धारा प्रवाहित हो तो क्या कहोगे? धारा घनत्व औसत J इक्वल्स डेल I बाई डेल A, यही बोलेंगे। और डेल I बराबर J डेल A। और अगर डेल A टेंड्स टू 0 है तो वही बात है, DI कह दो इसको, वापस J इंस्टेंटेनियस कह दिया, तात्क्षणिक इक्वल्स DI बाई DA। समाकलन के रूप में I इक्वल्स इंटेग्रल ऑफ J डॉट DA, इंटेग्रल ऑफ J डॉट DA, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर है भाई। J क्या है? सदिश है, एरिया भी सदिश है। यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, I वेक्टर नहीं है, J वेक्टर है, डेल A वेक्टर। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट समझ गए होंगे। J डॉट डेल A मतलब डेल A कॉस थीटा, जैसे ये DA कॉस थीटा हो गया, ये है DA कॉस थीटा। कॉस थीटा, ये अपन इसकी बात करें यहाँ पे। अब धारा घनत्व का मात्रक बहुत इजी बनेगा, एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर।
ये डेल आई मतलब एम्पियर, डेल ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक धारा घनत्व का हुआ एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। वापस रिपीट करता हूँ, धारा घनत्व क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ध्यान रखें, विद्युत धारा अदिश राशि है लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि देखो विद्युत धारा तो चलो अदिश राशि है लेकिन क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश राशि है तो धारा घनत्व भी क्या हुआ, सदिश राशि हो गया। अब जैसे मैंने इसको ये लिख दिया डेल आई इजिकल्स, अब देखो यहाँ पे दोनों सदिश है और ये परिणाम क्या आ रहा है, अदिश आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, नहीं तो इस डायग्राम से भी पता चलता है। अब यहाँ मैंने बात कर ली भी डेल ए अगर टेंड्स टू 0 है तो ये ऊपर जो मैंने कहा ना ये एवरेज है, औसत धारा घनत्व। और जबकि नीचे अपन बात कर रहे हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस की, यानी तात्क्षणिक धारा घनत्व की बात कर रहे हैं। समाकलन के रूप में यदि हम इसको लिखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा कर दो, जे डी ए कॉस थीटा, और डी ए कॉस थीटा क्या है, डी ए का आई की डायरेक्शन में जो इससे थीटा कोण बना रही है घटक हो गया डी ए कॉस थीटा। तो ये होता है अपने धारा घनत्व। तो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालक यानी अपन एक मेटेलिक वायर कह दो, या मैंने एक जैसे एक बेलनाकार चालक मान लिया जिसमें अपन बात करने वाले हैं आवेश प्रवाह की। तो इसमें अपन ये बात करते हैं कि जब चालक में अपन इसके जैसे मेटल्स है तो मेटल्स में बात करते हैं कि इसकी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो अपन ये कहेंगे कि मेटल्स के जो एटम्स है मतलब परमाणु हैं उनमें अपन कहते हैं बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड रहते हैं, शिथिलता से बंधे रहते हैं, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लगभग क्या रहते हैं, मुक्त रहते हैं। उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है, ये अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो बहुत कम लगने के कारण ये लगभग कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये अपन कहते हैं अपने रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, उस परमाणु से अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ये मैंने बता दिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये भी ध्यान करना है कि जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आवेश का प्रवाह तो देखा जाए तो हो रहा है, तो क्या इससे अपन कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो नहीं होगी। अभी अपन ने किसी भी इसको बैटरी वगैरह से नहीं जोड़ा है तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि हर एक का रैंडम इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। जैसे मान लो ये आवेश इस तरफ गया तो ऐसे ही एक आवेश इस तरफ गया, तो इसका मतलब नेट धारा प्रवाह क्या हो गया, 0 हो गया। आवेश का नेट प्रवाह 0 होने से धारा प्रवाह 0 हो गया, क्योंकि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश इधर गया तो माइनस क्यू आवेश उतना का उतना उधर चला गया। तो इस वजह से अपन कहते हैं ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और निरस्त करने के कारण ही अपन कहते हैं नेट आवेश प्रवाह क्या होता है, 0 होता है। तो नेट आवेश प्रवाह के कारण पर्टिकुलरली अपन एक एक आवेश की बात करें तो उसका अपन कहते हैं प्रवाह होता है, लेकिन नेट आवेश प्रवाह क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये सब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। लेकिन अब अगर अपन बात करें इसमें किसी बाह्य स्रोत की, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया या बैटरी वगैरह से इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये जैसे मैंने काम कर दिया। अब ऐसे में अपन कहेंगे ये जो आप बैटरी का इफेक्ट देख रहे हो या विद्युत क्षेत्र कह दो वो भी एक ही बात है। तो इसके कारण जैसे मान लीजिए ये सिरा प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र भी तो क्रिएट हो गया ना, ई सदिश प्लस से माइनस। तो ये जो आपका ई सदिश है, अब यहाँ पे आवेश कितना, आवेश है इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई, आवेश का मान है स्मॉल ई। तो इन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा। अब विद्युत बल अपन कहते हैं विद्युत बल F इजिकल्स, वेक्टर फॉर्मेट बता देते हैं, चार्ज कितना माइनस ई, फील्ड कितना ई, तो माइनस ई वेक्टर, इतना अपन कहते हैं बल प्रत्येक पर लगेगा। किस दिशा में, प्लस से माइनस। तो ये जो आरोपित बल है ये इस रैंडम मोशन को क्या करेगा, व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा, और व्यवस्थित करने की कोशिश में ये इलेक्ट्रॉन अपन कहते हैं माइनस से प्रतिकर्षित होकर किधर जाएंगे, प्लस की तरफ। यानी अब इनका ये रैंडम इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी या बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसको जोड़ दिया है। तो ये सब पर अपन कहते हैं एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये यथातथ गति अब नहीं करेंगे। तो यथातथ गति नहीं करेंगे तो किधर करेंगे भाई गति, तो अपन कहते हैं इनके ऊपर जो बल लगता है
वो इनको एक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता 100% इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में प्रवाहित कर देगा, मैक्सिमम कोशिश करेगा कि इसी दिशा में चले। हो सकता है कुछ कुछ की अपन के दिशा अलग भी हो सकती है, अगर इनकी वेलोसिटी पहले से बहुत ज़्यादा है और आरोपित बल इनको पूरा पूरा इस दिशा में नहीं करता है। बाकी अपन कहते हैं कोशिश यही है कि इस तरफ ले जाया जाए, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे ये बल लगता है जो इसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाता है। देखो माइनस ई वेक्टर ना, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इस माइनस की वजह से ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और प्लस की तरफ आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह के कारण, माइनस से प्लस के कारण, विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की तरफ। ये है विद्युत धारा आई। तो समझ में आ गया होगा। वैसे किसी अपन कहते हैं धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यथातथ गति करते हैं। कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र या बैटरी वगैरह आरोपित नहीं की गई है तब तक। और उसके बाद अपन देखें तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब अपन इसमें बैटरी आरोपित करेंगे, बैटरी इस पर कनेक्ट करेंगे या अपन इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। हमने पीछे भी पढ़ा है। तो बल का सूत्र क्या, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई, प्रोटॉन पर प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है, तो माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो इससे पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के ये माइनस मतलब विपरीत दिशा में ये बल लगेगा। तो अपन कहते हैं हर इलेक्ट्रॉन पे ये बल लग रहा है। कौन सा वाला बल, ई, विपरीत दिशा में ई सदिश के। तो इस बल के कारण ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं, यानी ये किधर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेंगे इस बल के कारण। और फलतः अपन कहते हैं ये माइनस से प्लस होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ। इससे भी इसको समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, क्योंकि ये भी तो चालक तार ही है, तो चालक तार में भी इसी तरीके से फ्लो होगा। अपन ने पढ़ा है विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो ये कुल मिला के अपने धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह बताया जाता है। अब इसमें अपन ने जो ये अव्यवस्थित चाल पे विद्युत क्षेत्र के कारण व्यवस्थित चाल आरोपित हुई है, इसी चीज़ को हम अपवाह से बताएंगे। यानी अब जी ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपवाह कर रहे हैं, यानी किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित न किए जाने की स्थिति में रैंडमली यानी यथातथ रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे इनके ऊपर कोई वोल्टता या विद्युत क्षेत्र आरोपित या विभवांतर आरोपित किया जाता है तो अपन कहेंगे इनकी अव्यवस्थित गति पर एक व्यवस्थित गति आरोपित होने लगती है, जिसके कारण इनकी चाल जो है वो व्यवस्थित हो जाती है, एक दिशा में हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तो ये अभी क्या हो रहा है, ये अपवाह हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसका अपवाह। किनका, इलेक्ट्रॉनों का। आगे अपन बताएंगे इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ले रहे हैं अपन अपवाह वेग। देखो अपवाह वेग की क्या परिभाषा है, मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाई भी थी। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्थित या यथातथ कह सकते हैं, रैंडम यथातथ गति पर बाह्य विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करने पर देखो अपन कह रहे हैं किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्थित गति कब है, जब इस पर कोई विद्युत क्षेत्र या विभवांतर नहीं लगा है, तब की बात कर रहा है। अव्यवस्थित गति पर अब विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित कर दिया है तो अपन कहेंगे आरोपित करने पर इस अव्यवस्थित गति पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक व्यवस्थित गति
आरोपित होती है फलतः मुक्त इलेक्ट्रॉन एक मंद चाल से या गति से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं, जिसे अपवाह कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह है कहते हैं। इसको शो करते हैं Vd से। अपवाह वेग को किससे शो करते हैं? Vd से। ये जो मंद चाल अपन कह रहे हैं, मंद गति, ये Vd वेग से चलते हैं और इसी Vd को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का D आया हुआ है, वेलोसिटी का V है ही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd अपवाह वेग इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब इसमें अपन ये करते हैं, अपवाह वेग ज्ञात करते हैं कि किस तरीके से अपवाह वेग का आप सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ये अपन करेंगे। उसके बाद अपन गतिशीलता की बात करेंगे। तो पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपवाह वेग ज्ञात करने की। एक देखो, अपन ने अणुगति सिद्धांत पढ़ा हुआ है गैसों का अणुगति सिद्धांत। उसमें अपन कहते हैं गैस के जो मॉलिक्यूलर्स हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूलर्स हैं किसी पात्र में रखे हैं, इनमें हमने 11th क्लास में पढ़ा था क्या होती है? रैंडमली मोशन, जैसे यहाँ हो रही है किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अव्यवस्थित गति, ठीक वैसे ही जैसे एक पात्र में गैस के अणुओं की गति होती है अव्यवस्थित, रैंडम। यानी वो एक अणु पर विचार करे तो वो कभी इस अणु से टकराएगा, तो कभी इस अणु से टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, तो इसको बोलते हैं यादृच्छिक गति। तो ये किसी से भी टकरा सकता है। अब ऐसे में मान लो इसमें लिया गया समय है, इस टक्कर में मान लो τ1 टाइम लिया, इसमें τ2 टाइम लिया, और ये जो दूरी है वो है λ1, ये मैंने कह दिया λ2, पथ की दूरी, दो क्रमागत टक्कर के बीच की। ये τ3 टाइम लगा दूरी हो गई λ3। इस तरीके से करते जाएंगे, λn कह सकते हैं। तो देखो, हमने पीछे भी पढ़ा था, ये दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु द्वारा, यहाँ कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई सीधी रेखा में दूरी, दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु द्वारा, या यहाँ कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई सीधी दूरी क्या कहलाएगी? मुक्त पथ कहलाएगी, मुक्त पथ। तो मुक्त पथ क्या है भाई? मुक्त पथ है लैम्डा, जो अलग अलग टक्कर में क्या होगा? अलग अलग मान का हो सकता है। वो डिपेंड करता है टकराने वाला अणु उस पहले की स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब प्रत्येक मुक्त पथ को तय करने में लगा समय कहलाता है विश्रांति काल, और इन सभी का अगर माध्य ले लें तो बात कहते हैं माध्य विश्रांति काल की। तो माध्य विश्रांति काल कह दिया या माध्य मुक्त पथ कह दिया। अब जैसे इसमें मान लो मैं माध्य मुक्त पथ कह रहा हूँ, तो माध्य मुक्त पथ क्या है भाई? माध्य मुक्त पथ हो जाएगा लैम्डा मीन, या एवरेज कह दो, लैम्डा बार कह दिया मैंने, औसत मुक्त पथ इज इक्वल्स, तो क्या कहेंगे? λ1 + λ2 + डॉट 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 λn/n, n क्रमागत टक्करें हैं तो। और माध्य विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल ये हो जाएगा τ1 + τ2 + τ3 + n4 τn/n। ये इस तरीके से माध्य विश्रांति काल τ बार भी आ जाता है अपने पास। तो इनकी बात अपन ने पहले 11th क्लास में की हुई है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान करें कि ये सेम चीज़ किस में होगी। ये जब बाह्य विभवांतर या अपन कह रहे विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले की बात है, क्योंकि उसी टाइम ये रैंडम मोशन करते हुए क्या करेंगे? टकराएंगे, तब मुक्त पथ की बात होगी, विश्रांति काल की बात की जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल अपने समझ में आ ही जाता होगा। अब अपन एक काम करते हैं, अपवाह वेग का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा? यानी अपन कर रहे हैं अपवाह वेग Vd का फॉर्मूला डिराइव। अपवाह वेग समझ में आ चुका होगा, Vd
ज्ञात करना। सूत्र निकाल रहे हैं इसका। तो कुछ मान लेते हैं इसमें अपन। मान लिया अपन ने कि एक कोई चालक है, उसमें अपन कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्थित गति पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होती है, व्यवस्थित गति आरोपित होती है। तो वो एक मंद चाल से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं और इस मंद चाल का मान क्या, Vd, यही अपवाह वेग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो अपन कहते हैं, मान लो आप किसी चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करें, उन n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर अपन बात करें तो क्रमशः अपन कह रहे हैं उनकी प्रारंभिक वेग मान लिया मैंने u1 u2 u3 डॉट डॉट un, मान लिया अपन ने n मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक में, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 u2 u3 डॉट डॉट un है। ये तो प्रारंभिक चालें मान लिया अपन ने। अब मान लीजिए इनका एक्सेलरेशन a और अंतिम वेग v मान लेते हैं, ठीक है, और टाइमिंग वो τ1 τ2 τ3 प्रत्येक टक्कर के हो ही जाएगी। तो उस हिसाब से अपन बात कर लेंगे गति के पहले समीकरण के अंतिम वेग v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से अपनी थोड़ी इसकी डेरिवेशन की स्टार्टिंग होगी। अब देखो प्रारंभिक चालें अपन ने मान ली u1 u2 u3 डॉट डॉट un, जबकि माध्य विश्रांति काल टॉ बार है क्रमागत टक्करों में लगे समय या विश्रांति काल क्रमशः τ1 τ2 τ3 τn है। यदि त्वरण a सदिश है, अब देखो यहाँ पे त्वरण आपको अलग अलग नहीं मानना है, त्वरण सेम एक ही आएगा, a वेक्टर। क्यों? क्योंकि अपन कहते हैं देखो त्वरण की अगर अपन बात करूँ मैं a की, तो ये अपन F बराबर ma से ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम। F बराबर ma मीन्स a बराबर F बाई m। ध्यान कर लेना, त्वरण कैसे बता रहा हूँ मैं, सेम। तो F यहाँ पे क्या है, विद्युत बल है, इलेक्ट्रॉन पे आरोपित विद्युत बल जो कितना है माइनस ई वेक्टर बाई m, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रत्येक का सेम है, हर इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम, हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेम, और हर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत क्षेत्र भी क्या है, समान है। तो ऐसे में त्वरण भी सब पे क्या लगेंगे, एक समान लगेंगे। तो आपको a1 a2 a3 नहीं मानने हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ये आप त्वरण a मान रहे हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कह दो पर बल सेम है, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण a सदिश है और अंतिम वेग v1 v2 v3 डॉट डॉट vn निम्नानुसार होंगे। कैसे होंगे भाई, देखो गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, गति के फर्स्ट समीकरण से कह रहे हैं, तो v1 हो गया u1 प्लस, अच्छा इनको अपन एक बार सदिश रूप में लिख देता हूँ मैं, v1 सदिश बराबर u1 सदिश प्लस a सदिश और t। टाइम में तो वैसे कोई सदिश वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे t क्या है, हमने माना τ1, तो τ1 कह दो। फिर ऐसे ही v2 सदिश u2 सदिश प्लस a τ2, ऐसे करते करते सदिश करके निकल जाएंगे सारे, ठीक है भाई। अब अपवाह वेग परिभाषा से क्या कहेंगे, परिभाषा से अपवाह वेग
अपवाह वेग क्या हो जाएगा भाई, अपवाह वेग होगा वी डी, सदिश रूप में कह रहे हैं। अगर ये तीर नहीं लगाए तो अपवाह चाल, तो वी डी वैक्टर इजिकल्स वी वन वैक्टर प्लस वी टू वैक्टर प्लस डॉट 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 वी एन वैक्टर बाई एन। औसत कर दो, वैल्यूज रख दो ये वाली। पुनः वी डी वैक्टर इजिकल्स यू वन प्लस ए टो वन, यू वन प्लस ए टो वन प्लस यू टू प्लस ए टो टू प्लस इस तरीके से यू एन प्लस ए टो एन अपॉन एन। चल रहा है ऐसे ही। वी डी वैक्टर इजिकल्स, इनको मैं क्या रीअरेंज कर देता हूँ कि यू वन यू टू इनको एक साथ ले लो, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन, हाँ इधर प्लस ए वेक्टर कॉमन निकाल दिया तो अंदर ये बच जाएगा भाई टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री प्लस टो एन। और अपॉन में क्या चल रहा है, एन, दोनों पे ही बता दो इसको, अपॉन एन अपॉन एन। अब देखो ये जो आपका माध्य विश्रांति काल हमने टो बार माना है, तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, माध्य विश्रांति काल हो जाएगा। और ये अपन कह रहे हैं यू वन यू टू ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। कब, जब हमने कहा था विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया, तो अपन ये कहते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र, या अपन कहते हैं विभवांतर के अभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनों की यथातथ गति इस तरह होती है कि हमने ये कहा था हर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करता है यथातथ रूप से कि सबका अपन कहते हैं नेट जो वेग अपन बात करते हैं औसत वेग, वो क्या है, जीरो। जैसे एक u1 इधर गया तो एक u2 इधर गया, परिमाण में समान दिशा में विपरीत। एक u3 इधर गया तो एक u4 इधर गया, परिमाण में समान दिशा में विपरीत। यानी कहने का मतलब इन सब का सदिश योग क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह होती है कि सभी प्रारंभिक वेगों का सदिश योग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि सभी इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेगों का सदिश योग शून्य रहे, अर्थात u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un जो अपन कह रहे हैं सदिश योग, ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये पार्ट तो हो गया अपने इससे जीरो, पहली बात। दूसरा अपन कह रहे हैं माध्य विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल टो बार बराबर टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री टो एन, सॉरी इसमें सदिश नहीं लगाना था, समय है इनमें सदिश नहीं लगेगा, एन। तो ये हो गया माध्य विश्रांति काल, एक बात। तीसरी बात मैंने त्वरण की बात कर ली, ए सदिश इजिकल्स विद्युत बल एफ सदिश बटे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, तो अपन यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ऊपर बल विद्युत बल लगेगा माइनस ई सदिश। तो ये अपन तीन बातें इसमें यूज कर लेते हैं। पुनः वी डी बराबर सदिश है, ये पार्ट जीरो हो गया, इसका हो गया माइनस ई वेक्टर, और ये हो जाता है टो बार। तो टो बार, सॉरी टो बार है, एरो नहीं है, टो बार ध्यान करना, ये सदिश है, इस पे बार है, एरो नहीं है, सदिश नहीं है। हाँ ये वैसे एन तो इसमें आ चुका था, बाई एम ई ये आ जाता है। तो ई टो बार बाई एम ई, ये अपने पास में एक तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, किसके लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग, ये व्यंजक प्राप्त हो जाता है अपने को। फाइनल रिजल्ट है ये अपना, जो अपवाह वेग का सूत्र है। एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ।
सबसे पहले अपवाह वेग ज्ञात करने के लिए हमने क्या माना, एक चालक माना जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है संख्या में, और इनके प्रारंभिक वेग जब इन पे कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया था तब इन पर अपन कहते हैं इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग थे क्रमशः u1 u2 u3 n है, तो u n तक लास्ट हो गए, प्रत्येक के वेग हमने बता दिए। अब माध्य विश्रांति काल हमने मान लिया टॉ बार, जबकि अपन कहते हैं इनके टक्करों में जो लगे समय या विश्रांति काल है वो है टॉ1 टॉ2 टॉ3 डॉट टॉ n। यानी कहने का मतलब ये हो गया जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका प्रारंभिक वेग है u1, त्वरण है इसका a सदिश, तो a त्वरण है, और अंतिम वेग v1 हो जाता है कितने समय बाद, टॉ1 समय बाद। तो u1 वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन a त्वरण जबकि इसका है, और टॉ1 समय पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है टक्कर के बाद, v1 हो जाता है। तो हमने कह दिया भाई v1 इजिकल्स गति की पहली समीकरण से u1 प्लस a वेक्टर इंटू टॉ1, ऐसे ही बाकी को अपन डिफाइन कर सकते हैं। फिर परिभाषा से अपवाह वेग vd इजिकल्स v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn बाई n, वैल्यू रख दी हमने सबकी u प्लस एटी वाइज, u को साथ में ले लिया, इधर एक कॉमन लेके t वगैरह को साथ में लेकर रीअरेंज कर लिया। अब ये चीज़ अपन कह रहे हैं सामान्य ताप पर अपन कहते हैं कि जो यथातथ गति हो रही है वो इस तरीके से होती है कि प्रारंभिक वेगों का सदिश योग क्या रहे, 0 रहे, यानी नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और नेट इफेक्ट 0 होने की वजह से पहला पार्ट अपना हो जाता है 0, a वेक्टर हमने यहाँ पे ज्ञात करके बता दिया, इसको हमने माध्य विश्रांति काल बता दिया, रिप्लेस किया, हमारे पास आ गया अपवाह वेग कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पर, अपवाह वेग के साथ साथ हमने एक बात करी थी गतिशीलता की। तो ये हो जाने के बाद अपन बात कर रहे हैं गतिशीलता की। गतिशीलता म्यू से दर्शाएंगे इसको। एक देखो आपको बुक्स में ये जो है ये पूरा एक वर्ड में मिलेगा। एक वर्ड में कैसे, जैसे इसके लिए अपन एक लाइन भी काम लेते हैं, ऊष्मीय वेग करके देखो आप बुक में मिलेगा आपको। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग 0 होता है, यहाँ पे कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, ठीक है ना। क्या किया इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। वैसे ये औसत वेग ही ले रहे हैं, अपन सबको जोड़ दो औसत ही आ रहा है। औसत में क्या अपॉन n कर देते हैं, ये जैसे कह रहे हैं अपॉन n। अब अपॉन n करने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई 0 वो अपॉन n करने की वजह से बात, 0 एक्चुअली यहाँ हो चुका है, अब अपॉन n करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये वाली बात भी एक्सटेंडली हमने कह दी। ये वाली बात एक जैसे शॉर्टली अपन कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये पूरा स्टेप है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो कैसा होता है, 0 होता है, ऐसा आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। बाकी वैसे अपन जानते ही हैं कि प्रारंभिक वेग जो u1 u2 u3 un है, अगर इनका सदिश योग 0 नहीं है, अगर इनका सदिश योग 0 नहीं है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले ही इसमें से क्या हो रही है, नेट वेग 0 नहीं है। नेट वेग 0 नहीं, इसका मतलब आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश प्रवाह 0 नहीं है, और विद्युत क्षेत्र हम लगाए ही नहीं, बैटरी हम जोड़े ही नहीं, तो भी अपन कह रहे हैं आवेश प्रवाह हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक चालक तार क्या है, एक बैटरी है, उसमें से जो धारा निकलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपन कहते हैं ये बात वहाँ अपने थोड़ा समझ में आने लायक बन जाती है कि भी तार का टुकड़ा है, उससे अपने आप तो धारा प्रवाहित होती नहीं, क्यों नहीं होती है, जबकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अपन कहते हैं स्टेबल तो रहते नहीं, गति तो करते हैं, लेकिन गति इस तरीके से करते हैं कि उनके वेगों का जो अपन इफेक्ट देख रहे हैं कंप्लीटली नेट इफेक्ट, वो क्या रहता है, 0 रहता है। बात करते हैं वापस गतिशीलता की। बिल्कुल सिंपल है, गतिशीलता के लिए Vd बाई ई कह सकते हैं, म्यू इजिकल्स Vd बाई ई, या ई वेक्टर का मापांक कह सकते हैं। तो अच्छा Vd वेक्टर भी कहते हो तो इसका भी मापांक ले लो, नो डाउट। अदिश राशि है गतिशीलता। अब अपन इस फॉर्मूले से इसको ज्ञात, अच्छा लैंग्वेज में अगर अपने को लिखना है तो क्या कहेंगे भाई, लैंग्वेज में यही कहेंगे अपवाह चाल और आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात। मुझे नहीं लगता है मुझे इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, आराम से समझ जाते हो, इस फॉर्मूले से ही समझ जाओगे कि गतिशीलता एक्चुअली क्या है। तो हम कहेंगे अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही गतिशीलता कहलाता है। अब बारी आती है इसमें कि भाई इसका अपन और किस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखो यहाँ से सीधा सीधा आप Vd बाई ई निकाल लो, ठीक है ना, ये वाली समीकरण है ना, इससे मैं कहूँ Vd बाई ई निकालो, देखे क्या आता है, परिमाण की बात कर रहा हूँ मैं, तो ई टॉ बाई एम ही आ रहा है ना, ये ई मैंने उधर निकाल दिया, और ये चीज़ क्या पड़ रही है अपने, गतिशीलता बढ़ रही है, बस हो गया काम। तो ई टॉ बार, इस पे बार है, सदिश नहीं है, अपॉन एम ई,
ये अपने गतिशीलता हो जाता है। ठीक है भाई, तो गतिशीलता का सूत्र आ गया आपके ई टॉ बार बाई एम ई, जबकि ई टॉ बार बाई एम ई क्या था, आपके अपवाह वेग था। आप ऐसे भी कह सकते हैं एकांक विद्युत क्षेत्र की स्थिति में, एकांक विद्युत क्षेत्र की स्थिति में ये जो अपवाह वेग है यही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। तो ये अपनी गतिशीलता का मामला भी कंप्लीट होता है। तो ये हमने पढ़ लिया अपवाह वेग और गतिशीलता। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो, अपवाह वेग और हमने पढ़ा गतिशीलता। क्या देखा भाई हमने देखा वी का फॉर्मूला अपने पास आ जाता है ई टॉ बाई एम ई, टॉ बार है विश्रांति काल, ई सदिश है, यहाँ माइनस है, यहाँ वेक्टर है। इस तरीके से अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब अपवाह वेग है तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर बाई सेकेंड ही होगा, जाहिर सी बात है। और गतिशीलता, तो गतिशीलता के लिए हमने कहा भाई इस ई को उधर भेज दो, तो वी डी बाई ई कह दिया। परिमाण का है हमने, तो म्यू इजिकल्स वी डी बाई ई या ई टॉ बाई एम ई टॉ बाई एम ई। अब इसका एक मात्रक बात करते हैं, तो मात्रक है इसका आपके मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है भाई, ध्यान में आ रहा है कैसे आया।